वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में घूमता है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो कौन सा प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे, बराबर। उसमें सभी जगह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि एक प्लेन में ग्रेविटी का वैल्यू सभी जगह क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर मैं वर्टिकली उसको रोटेट करता हूं ऐसे, फर्क समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे नहीं, ये तरीके से। ये अभी जो सर्कल आप बोलेंगे सर ये तो एलिप्टिकल है वन साइड से, लेकिन उधर से देखो तो पूरा सर्कल ऐसे इमेजिन करो, बराबर। तो इस केस में ये हाइट और ये हाइट में डिफरेंस है कि नहीं? ये कुछ, बराबर है। अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इधर जी का वैल्यू अलग, इधर जी का वैल्यू अलग। जी मतलब क्या? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी के ऊपर डिपेंड है, हम लोगों ने सीखा है। जैसे जैसे सरफेस से एच बढ़ते जाता है वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होते जाता है, ये भी सीखा है हम लोग। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जी का असर कितना होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हम लोग ने जी का वैल्यू के बारे में कुछ सोचा नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसमें हाइट सरफेस से कम ज्यादा हो रही है उस मोशन में। अब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दो टाइप है। एक ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ये टाइप कौन सा है? ओनली कंट्रोल बाय ग्रेविटी। मतलब उस सर्कुलर मोशन में इसको घुमाने का काम या उसके ऊपर जो असर हो रहा है उसका कंट्रोल किसके ऊपर खाली है? खाली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर है। तो ये एक टाइप है। दूसरा एक टाइप जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म रख रहे हैं। मतलब इसमें जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म रख रहे हैं हम लोग बाय एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि इधर जी का वैल्यू अलग है, इधर जी का वैल्यू अलग है, तो उसका स्पीड कम ज्यादा हो सकता है घूमते समय। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू अलग है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? खाली ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसमें हम लोग ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर रखेंगे, जैसे कि अब जायंट व्हील में बैठते हैं, फन फेयर में जायंट व्हील में जब हम लोग बैठते हैं तो उसका जो घूमने का जो कंट्रोलिंग है वो ग्रेविटी के ऊपर रहता है, किसी मशीन के अंदर रहता है। मशीन होता है ना, जो छोटे जायंट व्हील होते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, उसको देखो बीच में चढ़ के एक बंदा हाथ से घुमाता है और रुकाते समय भी हाथ से रुकाता है। तो उसको कंट्रोल खाली ग्रेविटी का है क्या? एक्सटर्नल फैक्टर का है। तो वो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हर पॉइंट में वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ ग्रेविटी का असर भी है, लेकिन उसको एक्सटर्नल फैक्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो। इसमें अलग है, इसमें खाली कंट्रोल कौन कर रहा है? हर केस में कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इधर हर पॉइंट में यूनिफॉर्म स्पीड नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं मिलेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो सकता है, लेकिन वर्टिकल। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो टाइप है। कौन से? एक द सर्कुलर मोशन विच इज ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, which is also come into the part of non-uniform circular motion. And दूसरा, like a giant wheel, whose vertical circular motion is controlled by gravity as well as some external factor, so that the velocity at each and every instant should be constant. प्रत्येक ठिकाणी वेलोसिटी काय असलं पाहिजे? कॉन्स्टंट. त्या टाइपच्या वर्टिकल सर्कुलर मोशनला एक पार्ट म्हणतात आणि दुसरा पार्ट. समझ में आ रहा है? अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, मतलब अभी रिसेंटली में जो सिखाने जा रहा हूं अभी तुरंत, वो इस पार्ट का एक केस है जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना है। हर पॉइंट में हम लोग क्या मानते हैं? जी का वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, चालू करेंगे। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट में एक पैराग्राफ दिया है, वो जरा एक बार पढ़ लो। दिया है ना स्टार्टिंग का, 2 टाइप ऑफ वर्टिकल सर्कुलर। टेक्स्ट बुक नहीं है, एक मिनट देता हूं। अंदर से ले टेक्स्ट बुक, मन से टेक्स्ट बुक लेने छोड़ दो। गाइडेड टेक्स्ट बुक है, कवर करते टेक्स्ट बुक है प्लास्टिक से।
वो पैराग्राफ एक बार पढ़ लो। ठीक है, अभी हम लोग को दो चीजें इसमें कवर करना है। एक, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये पॉइंट टॉप का है ए, ये पॉइंट बॉटम का है जिसको हम लोग क्या मानेंगे बी, और ये पॉइंट है, ये मिडल का है, उसको हम लोग क्या मानेंगे सी मानेंगे। क्या मानेंगे सी। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को देखना है कि इस टॉप पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, बॉटम पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, मिडल पॉइंट में वेलोसिटी कितना, वो फाइंड करना है। ये हमारा एक टास्क है आज का। ओके, उसके बाद अलग अलग पॉइंट में टेंशन अलग अलग रहेगा। तो टॉप में टेंशन कितना है एंड बॉटम में टेंशन कितना है, उनके टेंशन का डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है। अब लोगों से टेंशन किस में आएगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग जो केस कंसीडर कर रहे हैं उसमें स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। एक पॉइंट है और इधर स्ट्रिंग और इधर ऑब्जेक्ट है, एक धागा है, उसका एक एंड को हम लोग ने क्या लगाया स्टोन लगाया, और एक एंड हमारे हाथ में है और मैं ऐसे घुमा रहा हूं बराबर। तो कौन सा सर्कुलर मोशन हो गया, वो वर्टिकल। तो उस केस में टॉप में वेलोसिटी कितना है, मिडल में वेलोसिटी कितना है, बॉटम में वेलोसिटी कितना है, वो फाइंड करना हमारा एक्स्ट्रा काम है। और क्या फाइंड करना है, उस स्ट्रिंग में टेंशन तानतास ना जमन, तो टॉप में टेंशन कितना है एंड बॉटम में टेंशन कितना, उन दोनों के टेंशन का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन, उन दोनों पोजीशन के टेंशन का डिफरेंस वो कितना हम लोग को आज फाइंड करना है। अरे क्लियर है, पक्का समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे, इधर का वेलोसिटी कितना है, इधर का वेलोसिटी कितना है एंड इधर का वेलोसिटी कितना है, उस एक्सप्रेशन से। समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम लोग अभी। हम लोग कौन से केस में है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें भी कंट्रोल्ड बाय और नॉट ओनली ग्रेविटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। कौन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किसी भी पॉइंट पे तो तुरंत मुझे पूछो, क्या आपका काम है। ठीक है, तो इसका सेंटर है, कंसीडर वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल है ना अभी, हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। वर्टिकल सर्कल, टॉप पॉइंट इज ए, बॉटम पॉइंट इज बी, मिडिल पॉइंट इज सी। ठीक है, अभी इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे दो फोर्स काम करेंगे। एक, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये समझो बॉब है, इसका वेट mg। दूसरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब अब ये धागा है ना, तो इसके अंदर टेंशन तो रहेगा ना, वो सेंटर की तरफ काम करेगा हमेशा, बराबर। mg जो है वो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, वेट हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है, हमारा वेट कौन सा डायरेक्शन में होता है, हमेशा डाउनवर्ड। तो हर पॉइंट पे इधर 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 किधर भी ले लो, mg का काम क्या है, हमेशा कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ये बात क्लियर हो गई। एंड टेंशन जो है, टेंशन द स्ट्रिंग हमेशा सेंटर की तरफ। अभी इधर अगर वो पॉइंट आता है, ऑब्जेक्ट घूमते घूमते, तो टेंशन इस डायरेक्शन में। अगर वो पॉइंट घूमते घूमते इधर आता है तो टेंशन इस डायरेक्शन में, अगर वो इधर आता है तो टेंशन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। एंड वेट ऑफ द बॉब या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड। ये दो बात समझ में आ गई। और इसमें दो ही फोर्स काम करेंगे, एक वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है, बहुत बार मैंने बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं बात करता हूं अभी एट पॉइंट ए, इधर आ गए एट पॉइंट ए, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, आपको भी पता है क्या रहता है, टुवर्ड्स द
सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट रखने के लिए एक फोर्स हमेशा जरूरी होता है। वो कौन से डायरेक्शन में काम करता है? सेंटर की तरफ। ये कंसेप्ट है। लेकिन इस केस में सेंटर की तरफ दो फोर्स है। कौन से दो फोर्स है बताओ? एक वेट डाउनवर्ड है, लेकिन इस केस में सेंटर की तरफ ही आ रहा है। दूसरा टेंशन, और टेंशन तो हमेशा कौन सी तरफ है? सेंटर की तरफ। मतलब T डैश एंड mg मिलके, ये दोनों मिलके मुझे क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या है? mv² अपॉन r। अब ये a पॉइंट पे हूं मैं, इसलिए इधर मैं a लिखता हूं या 1। आपके आई थिंक टेक्स्ट बुक में 1 लिखा है। पहले पॉइंट का जो वेलोसिटी उसको 1 माना है, ठीक है। जो उन्होंने बोला वो हम लोग कंसीडर करेंगे साइन, ठीक है। तो T डैश प्लस mg ए मानता हूं। ए मतलब क्या समझ में आया? व्हाट इज ए? टेंशन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए व्हिच इज टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। प्लस mg तो चेंज नहीं होने वाला है, डाउनवर्ड ही है, इज इक्वल टू mv1² अपॉन r। अभी इंपॉर्टेंट एक चीज, इधर आने के बाद उसका वेलोसिटी मिनिमम होता है। इस पॉइंट पे आने के बाद उसका वेलोसिटी मिनिमम होता है। वो वेलोसिटी मिनिमम होने के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे, ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अज्यूम करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0 एट द टॉप मोस्ट। लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। अगर इमेजिन करो आप स्ट्रिंग से घुमा रहे हो ऐसे, और ऊपर जाने तक वो स्ट्रिंग लूज हो गया समझ में? ऐसे घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते वो ऐसे हो गया, तो ये टेंशन है क्या? पूरा सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो टेंशन कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन इधर का पॉइंट अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे, कौन सा? जायंट व्हील वाला, मतलब धागे के अलावा, स्ट्रिंग के अलावा अगर मैं रॉड लगाता हूं इधर, तो रॉड कैसे अब लूज होगा क्या कभी? तो रॉड अगर मुझे रखेंगे तो इस पॉइंट पे भी टेंशन का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। टॉप में टेंशन 0 रहेगा, लेकिन कौन से केस में? रॉड या फिक्स जो सपोर्ट रहता है ना उस केस में, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। तो इधर भी हम लोग वो ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। इधर वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं। टॉप मोस्ट में टेंशन कितना है? 0। सो अज्यूमिंग TA डैश इज इक्वल टू 0। ये कौन सा केस होता है? ये वाला केस, यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड वाला केस। लेकिन हम लोग इस केस में अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कुछ चीजें निकालना है, क्योंकि हम लोग को इतना पता है कि इधर जो वेलोसिटी रहेगा वो मिनिमम है। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी इधर रहता, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहता, वो नीचे नहीं आता, वो और थोड़ा ऊपर जा सकता है ना। और उसको ऊपर जाने का वेलोसिटी और है, तो नीचे आएगा क्या? और थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इधर वेलोसिटी मिनिमम बन गया, 0 नहीं। वेलोसिटी 0 बनेगा तो नीचे आएगा, डायरेक्ट ऐसे आएगा। वेलोसिटी मिनिमम हो गया, उस केस में टेंशन 0 हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? तो ये अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? देखो 0 प्लस mg इज इक्वल टू mv1² अपॉन r। अभी इसमें m और n क्या हो गए? कैंसल। तो v1 क्या बन जाएगा? v1² इज इक्वल टू r इंटू जी। ये जी उधर जाएगा, तो यार इधर जाएगा। इधर देखो, बोर्ड पे देखो, v1² इज इक्वल टू r जी। तो v1 कितना बन जाएगा? रूट ऑफ r। v1 कितना बन जाएगा? ये मैंने बताया था ना आपका, हमारा काम क्या है इसका? 3 पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आया? v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ r। लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या असम्पशन किया, कुछ याद है? टेंशन एट द टॉप पोजीशन इज, दैट इज ओनली द असम्पशन। रियलिटी में स्ट्रिंग के लिए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में वो पॉसिबल है। समझ में आया? ठीक है, ये लिख लो। At point what? बोलो।
बी मतलब कौन सा पोजीशन, बॉटम पोजीशन, ठीक है। उधर भी इधर देखो प्लीज, उधर भी दो फोर्स काम कर रहे हैं, हर पॉइंट पे दो फोर्स है। कौन से दो फोर्स लिखे हैं मैंने, वेट ऑफ द बॉक्स या ऑब्जेक्ट एंड दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन इस केस में आपका जो वेट है वो कौन से डायरेक्शन में, और आपका जो टेंशन है वो अपवर्ड है। मतलब इस केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर है। अगर ये नहीं रहता तो मेरा सेंटीमीटर फोर्स जो है वो कितना हो जाता, टेंशन कितना हो जाता ना। अगर समझ में नहीं है, यही टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो यही मेरा सेंटीमीटर फोर्स है, तो सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाता, टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन इस केस को ये वाला डायरेक्शन अपोज कर रहा है, इसका मतलब इस टी डैश में से कौन माइनस हो रहा है, एमजी माइनस, और ये जो सब्ट्रैक्शन करके जो बच रहा है वो मेरा किसका काम कर रहा है, सेंटर की तरफ रखने वाला फोर्स। समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, लेकिन अभी का जो v है उसको हम लोग 2 नाम दे रहे हैं, इधर हम लोग क्या लिखेंगे 2, और इधर का जो टी डैश है वो कौन सा है, b वाला है ना। समझ में आ रहा है, इधर का समझा। अभी हम उसे इधर भी टी डैश 0 करोगे, अगर इधर टी डैश 0 करोगे तो मतलब ही नहीं है, इधर टी डैश 0 नहीं हो सकता, इधर मैक्सिमम होता है, टेंशन एट द बॉटम एक्चुअली इधर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो सर V2 कैसे फाइंड करेंगे, ओके, एक तरीका है हमारे पास, ये पहले लिख लो, ये पहले लिख लो। कुछ मुझे आंसर चाहिए। अगर ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ता हूं मैं, ये रेफरेंस, तो इस पॉइंट का हाइट 0 मान रहा हूं, कुछ जस्ट मैं कुछ बता रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इस पॉइंट पे हाइट में क्या मान रहा हूं, 0, एक रेफरेंस लाइन, बराबर है। इस पॉइंट से इधर तक जाने के बाद हाइट कितना हो रहा है, आर कितना हो रहा है। इस पॉइंट से इधर तक जाने के बाद हाइट कितना हो रहा है पता है, 2r, बराबर ना। तो जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, बराबर है। लेकिन इस पॉइंट पे बॉटम पे mg इंटू 0 है ना, क्यों, क्योंकि इसको मैंने क्या माना है, रेफरेंस लाइन माना है। तो इधर वो, अगर इधर पॉइंट है तो वो 0 हाइट पे है, तो उसको उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0। लेकिन उस वक्त इस पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है ना, हाफ mv2²। ये दोनों एनर्जी कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे। अभी मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अगर मैं समझो ए पे चला गया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं mg इंटू 2r ना, mg इंटू हाइट कितना है इधर से 2r, तो h कितना हो गया 2r, mg इंटू 2r मेरा क्या हो गया, एनर्जी एट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा बताओ जरा, हाफ m v1²। इधर वेलोसिटी कितना माना है, v1 माना है ना, और ऑलरेडी हम लोगों ने उसका फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। रूल अक्षर दे रहे, इधर क्या हो जाएगा, हाफ m रूट ऑफ rg का स्क्वायर, मतलब हाफ mrg। अरे क्लियर है क्या। अभी मुझे बताओ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलके टोटल एनर्जी होता है, इधर भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलके क्या होगा, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी पॉइंट बी का है एंड ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए का, एक मिनट सर, ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए का है। लेकिन एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर पॉइंट में टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बी पे जितना टोटल एनर्जी है उतना ही सम, उतना ही एडिशन ए पे होना चाहिए। तो अगर मैं टोटल एनर्जी एट बी की बात करता हूं एंड टोटल एनर्जी एट ए की बात करता हूं तो दोनों में क्या होना चाहिए, हमेशा सेम। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट जरा लिख लो।
हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं पता है? क्या फाइंड कर रहे हैं? इधर का वेलोसिटी इधर का मिल चुका है, इधर का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? देखो पॉइंट का टेंशन निकालना है। अब आपके दिमाग का टेंशन निकालो, हम लोग को बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रूल यूज करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो इधर देखो ये लिखा है ना आपने, पवन हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? कौन सा वेलोसिटी? पॉइंट बी। पॉइंट बी। पॉइंट बी मतलब कौन सा पोजीशन? बॉटम पोजीशन। ए का ए पोजीशन पे कितना मिला वेलोसिटी? रूट ऑफ आर जी। रूट ऑफ आर जी। दैट विल बी मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम। गुड। सो एज पर कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी, total energy at point B should be equal to total energy at point A. Total energy at point B मतलब kinetic energy at point B plus potential energy at point B is equal to kinetic energy at point A plus potential energy at point A. Clear? Kinetic energy at point B का फॉर्मूला भी हम लोग को अपने होता half mv2 square, राइट और रॉन्ग? दिया था ना मैंने, और इधर मिला था 0, रेफरेंस 0 है, रिकलेक्ट करो, याद रखो। ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट मुझे मिला था mgr, लिख के दिया था ना मैंने अभी, दिया था ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला था mg2r, राइट या रॉन्ग? ओके, इधर देखो ये 0 छोड़ दो, हाफ mv2 स्क्वायर दिस ईयर। अभी ये 2 जो है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2/2 mgr प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 mgr। ये 2 जो था ना उधर गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म को, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 2 ऑलरेडी था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 4 mgr। तो इधर 2 कैंसिल तो 1 mgr मिला, और इधर 4 mgr, टोटल कितना mgr हो गया? 1 mgr प्लस 4 mgr, टोटल 5 mgr। तो mv2 स्क्वायर mv2